हेलो बच्चों। तो आज वरुण एडवांस 2024 बैच शुरू हो रहा है, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज राजकुमार शर्मा। माय इनिशियल इज आर के एच सर। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सोल्यूशन। ओके, तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वरुण जो बैच है, ऑलरेडी आपको लॉन्च के टाइम पे हमने बता दिया था आपको कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हम एडवांस फोकस करेंगे। एक चीज़ और है कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस होंगे तो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सामने। तो सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, लर्निंग प्रोसेस हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखूँ जो ईजी है और आप कर जाएँ और आप मोटिवेशन फील करें कि वाह मैंने तो कर लिया, ठीक है, तो बट जी एडवांस में ऐसा ना हो। जब आप एग्जाम में बैठे और आपको लगे कि यार यार ये तो बहुत सोचना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूरी ये है, ठीक है, कि रेदर देन आप इस कंडीशन में जाएँ कि सिर्फ मोटिवेटेड फील करें अपने आप को कि बस हम हर क्वेश्चन करे जा रहे हैं, आराम से हो जा रहा है। उससे बेटर है कि मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा-सा आपको लड़ना सिखाऊँ, फाइट करना सिखाऊँ। उससे क्या होगा कि शुरू में तो आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है, आप थोड़ा-सा आप सोच ज़्यादा रहे हो, थोड़ा-सा सर पे प्रेशर आ रहा है, दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन उस प्रेशर में रहते-रहते ना आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और इतना उस प्रेशर को झेलना सीख जाओगे और सोचना सीख जाओगे कि जब एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे ना, तो फिर वो आउटकम दिखेगा। जैसे हमारे स्टूडेंट्स का दिखता है वैसे आपका भी दिखेगा और ज़रूर दिखेगा। और आप इस समय हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ जस्टी करना चाहूँगा आपके साथ, मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है। उसमें तो अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आने वाले 15-20 दिन में ना आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ, उस फ्रीक्वेंसी से आप मैच हो जाएँगे और आपको भी लगेंगे कि हाँ यार, ठीक है, अब आपका सोचने का वे डेवलप हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आपको जे एडवांस के लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन 1 से ही ऐसा शुरू हो जाए, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। और हाँ, अगर आज तक आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो भी बेस्ट है, बढ़िया है। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो आप अभी से करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मेंस लेवल तक आपने कर लिया होगा ना, जैसा मेंस देखा अभी-अभी, अगर वैसा भी आपका प्रिपेयर है, तो मैं आपको सिखा दूँगा, फिज़िक्स में सिखा दूँगा कि कैसे आपको सोचना है और कैसे एबिलिटी बढ़ानी है सोचने की, तो आपको अच्छा होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला ये है कि किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे, तो बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने रखूँगा ना, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि वो पीपीटी में ऐसे हम क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं किस सीक्वेंस में लाऊँगा वो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग समझ में मुझे आएगा, ठीक है? लेकिन जो आपको पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, उसमें क्वेश्चन की ऑर्डरिंग होगी, 1 2 3 4 करके मैं लिख चुका रहूँगा, ठीक है? और उसका अंतिम में आंसर्स होगा। तो जो आपको पीपीटी मिला होगा, उसमें अंतिम में आंसर भी होगा, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये, 2 फॉर्म में आपको पीपीटी मिलेगी। एक फॉर्म, एक ऐसी पीपीटी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, दूसरा एक ऐसी पीपीटी जिसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस होगा, ठीक है? एंड थर्ड, जिसमें सॉल्यूशन होगा उसमें आंसर्स भी होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीपीटी किस तरह से मिलेगी। एक क्वेश्चंस वाली पीपीटी होगी जिसमें 15 क्वेश्चन का सेट होगा। फिजिक्स पे मान के चलो 15 क्वेश्चन का सेट होगा। अगर मैं आज डिस्कस कर पाया 15 क्वेश्चन तो गुड, नहीं कर पाया तो मैं कल के लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो एक डीपीपी में 15 क्वेश्चन का सेट होगा। अनसॉल्व फॉर्म में क्वेश्चन नंबरिंग होंगी, ठीक है। और जो दूसरी पीपीटी होंगी उसमें सॉल्यूशंस होंगे उसके, प्लस उसके आंसर्स होंगे। तो अभी 2 का फायदा क्या है? पहला कि आप उसको टेस्ट की तरह से देंगे और उन पे मैं परसेंटेज लिख चुका रहूंगा। और ये मिक्स प्रॉब्लम की सीरीज है, तो पूरी काइनेमेटिक्स है इसके अंदर, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशन। अब इसमें यहाँ बात है, ए आर एक्सपेक्टेड अराउंड, ये क्वेश्चंस पे लिखे गए होंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन होंगे उस पर ये लिखा गया होगा। लेकिन ये जब मैं सोल्यूशन वाली जो पीपीटी होगी ना, सोल्यूशन वाली पीपीटी, उस पर ये टर्म्स लिखे गए होंगे क्वेश्चन के सामने, 30%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, ठीक है। लेकिन जो पहली पीपीटी है उसमें ये सब नहीं होगा, वो एकदम फ्रेश पीपीटी होगी, एक टेस्ट की तरह से पीपीटी होगी। 30% का अगर क्वेश्चन पे लिखा गया, मैंने लिखा है, इसका मतलब कि हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9000 के अराउंड रैंक लास्ट है जे एडवांस में, अगर इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। तो 60% अगर लिखा हुआ है
इसका मतलब कि वो स्टूडेंट अगर एडवांस एग्जाम में बैठता है तो हमारे इस पेपर के अंदर अगर वो 60% के लेवल तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है तो हमें ये लगेगा कि वो जब जे एडवांस एग्जाम में बैठेगा तो वो 3000 रैंक एडवांस का अचीव कर सकता है। उसका पोटेंशियल ऐसा है। अगर वो 70% क्वेश्चन पे लिखा है मैंने और उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आंसर ला पा रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी रैंक 1000 के अराउंड आनी चाहिए। 80% का एक क्वेश्चन है तो आपको 500 की रैंक आनी चाहिए। 90% का क्वेश्चन है तो आपका 100 रैंक आनी चाहिए और 95% का क्वेश्चन है तो 30 रैंक के अराउंड आनी चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने बच्चों से कि जो बच्चा हमारे इस डबल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है तो उसकी रैंक जे एडवांस में कितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। ओके नाउ, तो ये तो हर क्वेश्चन पे होगा और ये किस में होगा, जो सेकेंड पीडीएफ होगी जिसमें सोल्यूशन पड़ा होगा उसमें हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा और साथ में जो वीडियो होगा उसमें तो मैं ऑलरेडी बोल ही रहूँगा। अब जो पहली पीपीटी है, ये जो फर्स्ट पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ फर्स्ट ये, और ये पीडीएफ 2 है जिसपे आपको ये वाली मार्किंग होगी। तो इस पे आते हैं पीडीएफ 1, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है, कुछ इंटीजर टाइप्स होंगे। तो इसलिए होगा ताकि आपको सिखाना है, बच्चा ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव सीखता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें होंगे, इंटीजर टाइप्स भी होंगे और मल्टी करेक्ट भी होंगे और सिंगल करेक्ट भी होंगे, ठीक है। तो आप उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सा मल्टी करेक्ट कौन सा सिंगल करेक्ट है, क्योंकि वो मार्क नहीं है। टेस्ट नेक्स्ट पीडीएफ से मैं उसको भी मार्क कर दूंगा और मल्टी करेक्ट है तो उस पर स्टार लगा के रख दूंगा। तो इसमें मैं अलग से लिख देता हूँ, अगर मल्टी करेक्ट होगा, मल्टी करेक्ट ऑप्शन है तो उस पर स्टार लगा होगा ऐसे क्वेश्चन पे, और सिंगल करेक्ट है या इंटीजर टाइप है तो उन सब पे बिल्कुल नहीं होगा, तो मल्टी करेक्ट पे स्टार लगा होगा। टेस्ट आपको 1 आवर्स 30 मिनट का देना है कि 15 क्वेश्चन है, हालांकि एडवांस में 18 क्वेश्चन आता है, 1 घंटे का आप लगाते हैं, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सीखना है, सीखने का प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होता है बच्चे को, ठीक है। तो आप 1 आवर्स 30 मिनट में ही करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अब सर कर रहे हैं तो छोड़ो हम 1 घंटे में करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप 1 आवर 30 मिनट में करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, अगर कर सकते तो पूरा करो, क्यों 1 आवर में 10 क्वेश्चन करना, 1 आवर 30 मिनट में पूरा करो। आप रियल एग्जाम में जाइएगा तो फिर एडवांस का जो पेपर होगा फेस का उसमें 1 आवर्स दीजिएगा। मैक्सिमम स्कोर है टोटल 60 मार्क, एक क्वेश्चन का 4 मार्क है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है तो आप उन दोनों ऑप्शन को भी एक एक ऑप्शन को 4-4 मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये आपका वेरी कर सकता है टोटल मार्क, क्योंकि हो सकता है 15 क्वेश्चन अगर हो, अगर उस सिर्फ एक क्वेश्चन है तो 60 मार्क आएगा, और अगर 15 में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन हो तो उसके नंबर्स आपके मैक्स से मार्क बढ़ जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग नंबर भी इंक्रीज करेंगे। और मार्किंग स्कीम क्या है, +4 -1, ठीक है। और ये +4 -4 सिर्फ उन्हीं पे है जो क्वेश्चंस या तो मल्टी करेक्ट है, एमसीक्यू लिख लीजिए, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड एससीक्यू पे है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट सिर्फ इस पे है, बाकी किसी पे भी -1 नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे बताया आपको पेपर पीडीएफ 1 को टेस्ट की तरफ से देना, 1 आवर 30 मिनट, मैक्सिमम मार्क 60 मार्क या नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एंड +4 -1 एमसीक्यू एंड एससीक्यू। इसके बाद आता है रिजल्ट। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके बाद आप जब रिजल्ट इवेलुएट करोगे तो उसमें एक परसेंटेज आएगा, आपको पता होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपने जो स्कोर गेन किया डिवाइड बाई टोटल मैक्सिमम मार्क इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। अगर आपका परसेंटेज बिलो 30% है तो आप मानिएगा कि एवरेज है। एवरेज का मतलब अगर मैं यहाँ पे रैंक की उम्मीद करूँ कि अगर 30% वाले क्वेश्चन आप मेरे कर पा रहे हैं तो कितनी रैंक जानी चाहिए, अगर ये 30% टोटल आ रहा है तो पेपर में टोटल इस 30% का उधर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के परसेंटेज है और ये टोटल पेपर का परसेंटेज मैं बता रहा हूँ टोटल। तो अगर टोटल 30% से अगर कम स्कोर आ रहा है एवरेज
मैं इसको कैटेगरी में रख रहा हूँ, और इसकी जो रैंक आनी चाहिए ना जेईई एडवांस के अंदर, अगर आप का स्कोर इतना कंसिस्टेंस बन रहा है तो मान के चलिए कि आपकी रैंक करीब 5K के अराउंड होनी चाहिए, 5K के अराउंड होनी चाहिए। 30 से 40% में अगर जा रहे हो तो आपकी रैंक 4K के अराउंड होनी चाहिए। 40 से 50 पे जा रहे हो तो 3K के अराउंड होनी चाहिए जेईई एडवांस की रैंक। 50-60% में जा रहा है तो आपकी रैंक एकदम 2K के अराउंड होनी चाहिए, और 60% से ऊपर जा रहा है तो आपकी रैंक करीब 1K के अराउंड, ये मानेंगे। ये टोटल पे AR है और ऐसा होना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ ये मान के चलो कि ऐसा ही होगा, पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ जेईई एडवांस को, अब प्योर जेईई एडवांस के लिए पढ़ाता हूँ। तो देखिए, तो इसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। तो अब आपको क्या करना है, PDF, पहला PDF निकालना है, टाइम शेड्यूल करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट एक बार दे लीजिए, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने 1.5 घंटा का टाइम दे दिया, आपने टेस्ट दे दिया, आपने अपने नंबर को इवेलुएट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उन क्वेश्चनों को सोल्यूशन आप PDF से देख चुके हैं, ये भी मैं मान लिया, क्योंकि PDF से पहले देख लो, क्या पता आपको समझ में आ जाए, तो टाइम सेविंग बहुत होगी। तो मैंने मान लिया कि आपने वीडियो सोल्यूशन भी, वीडियो कर रहा हूँ, PDF सोल्यूशन भी आपने देख लिया, ठीक। अब हम आते हैं इसके बाद वीडियो सोल्यूशन पे। आपको मन कर रहा है कि मैं उन क्वेश्चनों का वीडियो भी सोल्यूशन देखूं, या जो आपको सोल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको और प्रिसाइज होना है, ठीक है, तो आप वीडियो सोल्यूशन देखने जा रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, और ये हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो सोल्यूशन में सिर्फ कम लाइन्स लिखी गई हों, ठीक है, बट जब मैं वीडियो में बताऊंगा तो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक लंबे तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ लाऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करेक्ट, अ मॉडल रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ascend with the constant upward acceleration. A small bolt is dropped from the rocket 1 second after the firing, and fuel of the rocket is finished 4 seconds after the bolt is dropped. Air time of the bolt is 2 seconds. Acceleration of free fall is 10 meter per second square. Which of following statement is are correct? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लेबलिंग कर दूं, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इसको मैं रखूंगा करीब 40% के लेवल पे। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो 40% के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 30 है ना, 9 के, तो 40% पर जा रहा है तो ये करीब 8K के आसपास, 8K या 7 के आसपास मान के चलिए। 7 में इसका क्या लोगे, 30 90 45, तो 45 पे करीब 9 3 12 6 वही है, करीब 7000 के आसपास की रैंक होनी चाहिए 40% पे। तो 40% है तो 7000 के आसपास की रैंक का बच्चा है जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक 7 भी नहीं, उसको 6 भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो 50% पे रख रहा हूँ। अभी फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस सीक्वेंस को कैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और कैसे आप अपने आप को चेक करोगे बाद में, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको कम कर देंगे, सिर्फ लिख देंगे, आप बात को समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं। ये ऑप्शंस हैं, इनमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। जो लिखा गया है ना सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो चलिए देखो, अभी मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है, बस मैं सोच रहा हूं कि शायद मैं कर सकता हूं, तो मैं जो डेटा है सब लिखूंगा। अ मॉडल रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ascend विद द कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो एक रॉकेट बना दिया मैंने, इसका एक्सेलरेशन मैंने ये मान लिया। A small bolt is dropped from the rocket 1 second after the firing, and fuel of the rocket is finished 4 seconds after the bolt is dropped, ठीक है। तो 1 सेकेंड पे मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा, तो 1 सेकेंड पे जब यहाँ पे पहुंचा है तो इससे आपने एक बोल्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, और
and firing, and fuel of rocket is 4 seconds after the bolt is dropped. एंड और जो फ्यूल है रॉकेट का खत्म हो जाता है बोल्ट के ड्रॉप होने के 4 सेकंड बाद, मतलब t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे 4 सेकंड बाद, मतलब 1 + 4 5, यहाँ पे फ्यूल फिनिश हो जाता है, फ्यूल फिनिश होता है। अब कह रहा है एयर टाइम ऑफ बोल्ट इज 2 सेकेंड, एयर टाइम ऑफ बोल्ट इज 2 सेकेंड। अब ये जो बोल्ट है ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर जब आता है तो जो टाइम लग रहा है ना एयर टाइम, इट इज 2 सेकेंड। Which of following? The acceleration of the rocket ascending with the fuel is इतना, fuel of rocket has finished at इतना height, maximum speed of the rocket is इतना, total air time of the rocket is इतना। ठीक है, तो वापिस आता है, तो फायर किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रॉकेट को अपने फायर किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखिए मैं सब्र के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आपको भी सब्र के साथ ही अटेम्प्ट करना है। मैं इस सोच के चल रहा हूँ कि शायद मैं कर जाऊंगा, आपको भी यही सोचना है कि शायद मैं कर जाऊंगा। तो u बराबर 0 पे, और एक एक करके यहाँ पे मैं डेटा लिखूंगा। तो देखिए 1 सेकंड पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो रॉकेट लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v u कितना है 0, a नहीं दिया है पूछा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या है 1 सेकेंड, तो v बराबर a, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई रॉकेट की वो a आ गई। ओके, और ये हाइट कितनी आएगी, ये जो हाइट आएगी अगर ये मैं कहूँ कि h1 है तो h1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यानी इसलिए u 0 है, दैट इज हाफ a इज टू t का स्क्वायर, इट इज a/2, तो ये h1 आ गया a/2। तो ये जो रॉकेट है जब a/2 की हाइट तय करता है तो उस समय इस रॉकेट की वेलोसिटी a हो जाती है, और वो एक बोल्ट को फायर करता है। तो जब ये बोल्ट फायर कर देगा तो अच्छा बोल्ट को रिलीज किया गया, ये लिखा गया, और स्मॉल बोल्ट इज ड्रॉप्ड, फायर नहीं किया गया, ड्रॉप्ड किया गया। तो जब किसी चीज को ड्रॉप्ड करते हो ना तो उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वही होती है जिससे वो ड्रॉप्ड होता है। ड्रॉप है, रिलीज है, थ्रो नहीं किया, अगर कहता बोल्ट को थ्रो किया ऐसे तो उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, फिर ग्राउंड फ्रेम में कुछ और वेलोसिटी दिखेगी। रिलीज करते समय और ड्रॉप करते समय कंडीशंस अप्लाइड है, आपको क्लास में पढ़ा गया होगा कि किसी भी पार्टिकल को रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जिससे वो ड्रॉप्ड होता है। ठीक है, उससे वो ड्रॉप्ड होता है। तो इसका मतलब कि इस बोल्ट की जो वेलोसिटी है ड्रॉप होते समय इतनी होगी, v इक्वल्स टू a होगी। ठीक है, अब ये बोल्ट कितना सेकंड लिया यहाँ से फिर ग्राउंड तक आने में 2 सेकंड, तो अब बोल्ट पे लगा देंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो बोल्ट का y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो अगर ये ओरिजिन है जहां से बोल्ट चला, अगर ओरिजिन है तो वापिस यहाँ पे आया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, इसलिए माइनस साइन लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। ओके, तो इस पे लगाएंगे ut प्लस हाफ, बोल्ट पे लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ये ओरिजिन है, पार्टिकल नीचे है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जो कि a/2 है, तो नीचे है तो माइनस a/2, तो माइनस a/2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u कितना है a के बराबर है, a t कितना लगा 2 सेकेंड बोल्ट का, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये बोल्ट जब हवा में आ जाएगा ये फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल में होगा तो उसका एक्सेलरेशन -10 होगा, तो आप लिखेंगे -10 इंटू टी का स्क्वायर, और टी किसके बराबर है 2 सेकेंड के बराबर है। तो यहां से आप सॉल्व करिए और ये की वैल्यू आपकी आएगी, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा 2a प्लस a/2 इज इक्वल टू 2a, इधर a/2 और ये आएगा आई थिंक 20, तो 2 दूनी 4, 5a/2 इज इक्वल टू 20, तो आपकी a की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसमें देखो ऑप्शन पे आते हैं आप, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब इसका ए पार्ट क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमने सॉल्व कर लिया, आपको ऐसे ही करना था। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। The fuel of the rocket was finished at height of 100 मीटर above the ground. ग्राउंड से 100 मीटर की जब हाइट पे था तो
इसका फ्यूल ऑफ रॉकेट वाज फिनिश्ड एट हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने ए पार्ट बताया आपको। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट पे किस साइड पे, तो h बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, रॉकेट पे लगाएंगे तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 है, और फ्यूल कितने 5 सेकंड पे खत्म हुआ, तो u 0 इंटू टी 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 8 इंटू 5 का स्क्वायर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने ये फॉर्म लगाया है रॉकेट पे, 5 सेकंड पे रॉकेट की साइड पे था, तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और यहाँ से आपको h की वैल्यू आ गई अब 4 25 चौको 100 100 मीटर, तो आ गया आपका 100 मीटर। एकदम सही कह रहा है, आप समझ सकते हो। द क्वेश्चन इज एमसीक्यू, और ये आप पे लिखा गया होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन एमसीक्यू है, और इस पे मैंने स्टार्स लगा के रखा होगा ऐसे, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन पे स्टार लगा होगा आप पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द फ्लाइट इज 40 मीटर पर सेकेंड। या एक काम करते हैं ना, आप के लिए ज़्यादा बेटर आप कर सके, इससे स्टार में हटवा दूंगा, ठीक है, स्टार हटा दूंगा क्योंकि सही रहेगा, आप खुद उसको खोजो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा सीखोगे। एक ऑप्शन मैच कर गया ना, तो क्या होता है कि बच्चा सिंगल चॉइस से छोड़ के आगे बढ़ जाता है, सीखने का प्रोसेस है। या रहने दो, आप स्टार रहने दो, बेटर है। एमसीक्यू जहाँ पे उसको एमसीक्यू रहने दो, एससीक्यू को एससीक्यू आप रहने दो। चलिए इस पे आते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द फ्लाइट इज, रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द फ्लाइट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी रॉकेट की, जहाँ फ्यूल खत्म हुआ है वहीं पर होगी, क्योंकि एक बार फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद ये रॉकेट फ्री फॉल करेगा, तो इसकी स्पीड घटेगी ना, तो ये जो स्पीड होगी इट इज मैक्सिमम स्पीड वीएम। तो वीएम निकालेंगे, तो सी पार्ट पे इसको क्या लिखेंगे, वीएम बराबर यू प्लस ए टी, यू इसका 0 है, एक्सेलरेशन कितना है इसका 8 है, और कितना टाइम लगा 5 सेकेंड लगा, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है रॉकेट की, जो कि आपको दिख रहा है कि सी पार्ट भी करेक्ट है। द टोटल एयर टाइम ऑफ द रॉकेट इज, रॉकेट का एयर टाइम पता करना। तो इसके बाद क्या हुआ, रॉकेट यहां पे आया, इसके बाद रॉकेट फिर फ्री फॉल करेगा, तो अब रॉकेट का ये वाला टाइम निकालेंगे, जो रॉकेट ने फ्री फॉल में टाइम लगाया वो कितना टाइम लगा, उसमें ये टाइम 5 सेकेंड आपको ऐड करना होगा, तब जाके आपका टोटल टाइम आएगा। तो चलिए डी पार्ट के लिए अब निकालते हैं सबसे पहले कि किस हाइट पे है, क्योंकि जब एक बार हाइट मिल जाएगा ना ये, उसके बाद मैं ये टाइम इजीली निकाल लूंगा, ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट करके साथ आते। तो ये अगर हाइट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एच, ये आएगा यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, रॉकेट का यू 0 है, एंड हाफ, रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है 8, और टाइम क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये तो आया ही था ना हाफ एट स्क्वायर, ये तो था 100 मीटर की दूरी पे था रॉकेट जब फ्री फॉल किया था, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद क्या होगा कि अगर ये दूरी 100 मीटर है, तो फिर वापस आने में अगर ये ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा नीचे को -100, तो आप लिखेंगे इसको -100 इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर रॉकेट पे। तो रॉकेट का यू कितना है, यहाँ पे 40 है, यहाँ का 40 है ये, तो यू टी प्लस हाफ, और एक बार फ्यूल खत्म हो गया तो ये फ्री फॉल करेगा इनटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, ये 0 के टर्म इसे कैंसिल कर दिया, टी स्क्वायर इधर भेजेंगे तो बनेगा टी का स्क्वायर, और ये 2 इधर आएगा तो 80 माइनस 8t बनेगा, और ये -20 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर -8t -20, और यहाँ से रूट इसका टी का कितना आएगा बताएंगे, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ टी -10 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का 5 सेकेंड लगा, और फिर ये कितना टाइम है, ये 10 सेकेंड है, तो टोटल टाइम इज 15 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 + 5, इट इज 15 सेकेंड्स, ये आपका आंसर है। अच्छा एक और बात, मान लीजिए कभी कोई आंसर मेरा मैच नहीं करता है, जबकि बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा अगर होता है, तो आप उसको मैसेज करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा।
तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये स्टार मैंने लगा दिया था इस पे, और आपको जो पीडीएफ मिला होगा फर्स्ट पीडीएफ उसमें स्टार लगा होगा, और इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। और आपने देखा कि ये एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कह रहा अ मैन हु इज वेयरिंग अ हैट एक्सटेंडेड, पहले मैं इसका लेबलिंग कर दूं, ये रिलेटिव मोशन का एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, और इसका जो है इसको मैं 30% के लेवल पे रखूंगा, 30% के लेवल पे रखूंगा इस क्वेश्चन को। और इस 30% से आप जब कंपेयर करेंगे तो आप दोबारा रिपीट कर दो, आप यहीं से कंपेयर करेंगे। 30% मतलब 9 के अराउंड रैंक है एडवांस की। क्वेश्चन बात कह रहा है कि अ मैन हु इज वेयरिंग अ हैट ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ 12 सेंटीमीटर इज रनिंग इन रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया होगा। अ मैन हु इज वेयरिंग अ हैट ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 12 centimeters is running in rain falling vertically downward with a speed of 10 meter per second. The maximum speed with man can run so that a raindrop do not fall on his face. The length of his face below the extended part of the hat is 16 centimeter. तो ये इस तरीके से ऐसा, तो ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 16 सेंटीमीटर, ये है। और बारिश कैसे गिर रही है? वर्टिकली अपवर्ड ऐसी गिर रही है बारिश 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि इस पर्सन की स्पीड कितनी हो ताकि उसका फेस ना भीगे, फेस ना भीगे। तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज करिए इस तरीके से मैंने लगा दिया, ये वाला मेरा फेस ऐसे है, जो कि ये जो 16 सेंटीमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, और बारिश ऐसी गिर रही है, ठीक है। तो जो बारिश है वो मेरे चेहरे पे डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो लेकिन जब मैं बहुत तेज दौड़ूंगा ना तो बारिश मेरी तरफ आती हुई नजर आएगी, आती हुई नजर आएगी। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप मैक्सिमम स्पीड कितना देंगे ताकि ये जो डायरेक्ट फेस है वो उस पर बारिश डायरेक्ट ना स्ट्राइक करे, बारिश डायरेक्ट ना स्ट्राइक करे। तो क्या करेंगे, मान लो इस पर्सन की स्पीड भी है, अगर भी बहुत तेज होता तो क्या होता, मैं सोचना चाहता हूं, अगर इस पर्सन की स्पीड बहुत ज्यादा होता तो क्या होता। तो देखिए क्या होता, ये तो ऐसी रहेगी, जब आप इस पर्सन इस बारिश को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी नजर आएगी, तो अपनी वेलोसिटी उल्टा करके ऐसे ऐड कर देगा, तो ये पर्सन अपनी वेलोसिटी भी ऐसे देगा, और ये भी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू 10, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बहुत ज्यादा है। तो ये रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसे रिजल्टेंट बनेगा, तो इसको लगेगा कि बारिश ऐसे आ रही है। अब मैं इस वेक्टर को उठाया यहां से, इसको ऐसे लेके आ रहा हूं, देखना ऐसे लगा दिया, जब मैं रिजल्टेंट यही था ना, देखिए रिजल्टेंट यही था, अब इसको मैं भगा दिया ऐसे, अब यहां पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इसका मतलब जो बारिश है वो इसके पैरेलल ऐसे आती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि और बारिश ऐसे आएगी, ऐसे 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 बारिश होगी, ऐसे बारिश होगी, ऐसे बारिश होगी। तो ये जो बारिश है वो तो इससे रुक जा रहा है, और ये जो बारिश है वो इस वाले एज को टच करते हुए यहाँ पे जा रहा है, और लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी भीग नहीं रहा है, लेकिन इसके नीचे के सारे पार्ट भीगेंगे, क्योंकि नीचे वाले जो बारिश है ना, ये जो बारिश है क्योंकि बारिश अब पैरेलल आ रही है ना आपस में से, वो यहाँ तक भिगो देगी, फिर नीचे सब भिगो देगी। लेकिन मुझे इसको बचाना है, इसको बचाने का तरीका है कि अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करना शुरू करूं, ऐसे रोटेट करना शुरू करूं, देखिए यहाँ पे ला दिया, ऐसे ला दिया, तो फिर अब जो बारिश होगी वो ऐसे आएगी, ऐसे, अब जो बारिश है वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो पहले जो इतना दूरी बच रहा था अब वो दूरी बढ़ गई, इसका मतलब इस वेक्टर को रोटेट करने में मुझे फायदा हो रहा है। इसका मतलब कि इसको इतना मैं रोटेट कर दूं, कि ये
ये ऐसे हो जाए, ये यहाँ पे लाएं ऐसे, ये ऐसे एकदम इस एंड और इस एंड को टच कर दे। अगर इतना मैंने कर दिया और उसके बाद ना इसको और थोड़ा सा नीचे करिए, इसको थोड़ा सा और ऐसे करिए, ऐसे करिए, अब ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। एक बात है कि ये वेक्टर जितना नीचे जा रहा है उतना ही भीगने के चांसेस कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जितना इधर जा रहा है उतना ही ऊपर की ओर भीग रहा है, उतना ही ऊपर की ओर भीग रहा है। तो ये जो वेक्टर है बारिश की, वो जितना जितना ही ऐसे होगा, ऐसे नीचे की ओर, उतना ही भीगने के चांस चेहरे को कम है, और जितना ये वेक्टर ऐसे आएगा ऐसे, उतना ही बारिश से भीगने का डर है। इसका मतलब, और एक और बात है, इसका मतलब जो रोटेशन है वो किधर होना चाहिए, नीचे को होना चाहिए, रोटेशन नीचे को होना चाहिए, रोटेशन नीचे को होना चाहिए बचने के लिए, जितना ऊपर करेगा भीगेगा। अच्छा बताइए, अगर रोटेशन नीचे को होगा कब, ये वेक्टर इसके तरफ तब बेंड करेगा जब ये वेक्टर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। लेकिन इसी की मैक्सिमम वैल्यू की बात किया है, इसी की मैक्सिमम वैल्यू की बात किया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां मिलेगी जहां पे ये वेक्टर यहां से आए और जस्ट इसको, इस वाले एंड को टच कर दे, जस्ट इसको टच कर दे, इसे मैक्सिमम मिलेगी। उससे ज्यादा अगर आपने भी दे दिया तो ये वेक्टर ऐसे घूम जाएगा और फिर इसको भिगो देगा, इसको भिगो देगा। तो इसका मतलब इसमें ना, तो फिर ये ऐसा होना चाहिए। वन सेकेंड, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि ये कितना है, 12 सेंटीमीटर था और ये था 16 सेंटीमीटर, और ये बारिश ऐसे आए, जस्ट इस एज पे आए और इस एज को टच करे, बारिश ऐसे आए। तो ये 10 है, ये 10 है, ये आपको ऐसे दिखेगा, और ये भी आपको रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा भी, और इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाए, ऐसे बन जाए। इस भी को, इस वेक्टर को अगर आपने इससे बढ़ा दिया, इससे बढ़ा दिया, तो फिर ये वेक्टर इसके तरफ बेंड होगा, जब ये ऐसे बेंड होगा तो ऐसे पानी अंदर घुस जाएगी। तो इससे ज्यादा भी आप नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम अलाउएबल वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन इज दिस v व्हेन द रिजल्टेंट इज टचिंग दिस टू एंड, इस दोनों एंड को टच करे। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा, क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रही है। अब इस एंगल में लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो 12 अपॉन 16। अब यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना है, v है, तो v अपॉन, और ये लेंथ क्या है 10, v अपॉन 10, तो इससे v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 4 3 12, 4 चौको 16, 30 अपॉन 4, दिस इज 15/2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा 15/2 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज ए पार्ट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था और ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ये आज का सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, और इस थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थर्ड है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल कर रहा हूँ, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। तो अगर इसको, कई बार क्या होता है कि आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो, कई बार इसको अगर सॉल्व भी कर लो ना, तो भी जो मैं बता रहा हूँ आप उसको पूरा सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो इसको तो मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आज हमारा 95% के लेवल पे है, ये क्वेश्चन हमारे 95% के लेवल पे है, बट इसकी एनालिसिस के बाद कि क्या आपने वैसे ही सॉल्व किया जैसा मैंने सोचा और जैसा मैंने समझाया, क्या ये सारी चीज़ें आपके इस सॉल्यूशंस में इंक्लूड हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। पढ़िए, करा कैनन इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द हिल can fire sail in all direction, there is an enemy bunker at angle of elevation phi is 45 degree, this angle is 45 degree, and a distance d from the cannon, all the sail is fire explode in air at time t बराबर 1 सेकेंड। इस कैनन से जितने भी वो फायर कर रहा है ऐसे, वो 1 सेकेंड में एक्सप्लोड कर जा रहा है, 1 सेकेंड में एक्सप्लोड कर जा रहा है।
जो एक्सप्लोजन का टाइम है 1 सेकेंड, सारा डेटा मैं लिखूंगा। इफ एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल शुड if the angle to the horizontal should sail to be fire with speed u to explode closest to the bunker is 10 years alpha, then find alpha। कह रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे अपने गन को करना चाहिए ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा पास जाके एक्सप्लोड करे, ज्यादा से ज्यादा पास जाके एक्सप्लोड करे। जरूरी नहीं है कि एक्सप्लोड करे उसी के ऊपर जाके गिर जाए और वो खत्म हो जाए। क्या पता कि आपके हाथ में बंदूक है, ठीक है, और आप मुश्किल से 1 मीटर दूरी तक ही मार सकते हो उससे, और आपका दुश्मन 1000 किलोमीटर दूरी पे बैठा हुआ है। तो आपको ऐसे फेंकना था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पास जाए, उसके ज्यादा से ज्यादा पास जाए, ठीक है। तो इस अल्फा, इस एंगल का वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो बॉल है इसके ज्यादा से ज्यादा पास जाए, इसके ज्यादा से ज्यादा पास जाके एक्सप्लोड करे। डी की वैल्यू उन्होंने दे रखा है √2 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, tan इनवर्स अल्फा, एंगल फाई जो है, फाई नहीं सॉरी, एंगल tan इनवर्स अल्फा, मतलब ये जो फाई है ना बेसिकली इसको और इसको मिलाने वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल है, दैट इज 45 डिग्री। और उन्होंने क्या कहा कि द एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल शुड अ सेल बी फायर्ड विद स्पीड, मतलब जो सेल को फायर किया जाए, सेल को जब फायर किया जाए वो कितने एंगल पे किया जाए हॉरिजॉन्टल से, ये वाला एंगल थीटा, वो बेसिकली वही tan इनवर्स अल्फा है। देन ठीक है, देन फाइंड द अल्फा। बेसिकली ये जो एंगल है अल्फा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इज tan इनवर्स अल्फा है, तो इसके वजह से थीटा ही अल्फा है। बेसिकली हमें थीटा ही पता करना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, और आंसर ये रेडियन में बताना है, tan इनवर्स अल्फा, क्योंकि अल्फा रेडियन में है तो हमें आंसर को रेडियन के टर्म में देना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि क्या टर्म्स बोल रहा है, जब एंगल ही बोल रहा है तो फिर ये ऐसे टर्म्स में क्यों लिखना, वो रेडियन के टर्म में होगा, tan इनवर्स रेडियन वाला पार्ट होगा, इसके वजह से उन्होंने ऐसे बोल रखा है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा और थीटा इसके बराबर है तो इस अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो चलिए सोचते हैं। ओके, तो देखिए, तो एक प्यारा क्वेश्चन है जिससे मैं कह रहा था, और आप इसको सोल्यूशन को देखिएगा कि मैं कैसे अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अब इसमें यह है कि जो यहाँ से तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप यहाँ से जो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो स्पीड यू से, ये यू क्या इतना है क्या कि जाके इसको मारी दे, दिया नहीं है। यू बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, या यू इतना भी हो सकता है कि उसको हिट कर दे। तो यू अगर इतना हुआ कि इसको हिट कर दे तो बात अलग है, लेकिन यू अगर कम हुआ तो भी आप चाहते हो कि यार उसके ज्यादा ज्यादा पास जाए, क्योंकि आप तो अपना फिजिक्स लगाना चाहते हो ना, ठीक है, आपकी क्षमता थोड़ी सी कम है प्रोजेक्ट करने की, लेकिन आप पूरी पूरी अपनी हिम्मत लगाना चाहते हो कि उस तक पास पहुंचे। चलो फिजिक्स लगाते हैं। अब मैं ना एक कॉन्सेप्ट में यूज करने जा रहा हूं, सुनिएगा। एक पार्टिकल को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया स्पीड यू से, स्पीड यू से। अब ये प्रोजेक्टाइल बनाते हुए ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, तो एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, देखिएगा। ये टी टाइम में अगर ये वाला एंगल थीटा और स्पीड यू से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो टी टाइम में ये यहां पाया, यहां पाया, तो ये जो दूरी होती है, ये दूरी आप क्या बताते हो, इस दूरी को आप बताते हो, अगर टी टाइम में पार्टिकल यहां पे, तो इस डिस्टेंस को बताते हो यू वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, वर्टिकल की वेलोसिटी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आप ये बताते हो। और इस दूरी को आप क्या बताते हो, इट इज यू कॉस थीटा इंटू टी। समझ गए होगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये टर्म्स बनता है इसका कोऑर्डिनेट्स।
अब मैं चाहता हूँ थोड़ा यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको आगे भगा के यहाँ पे कर देना, और इस लाइन को इससे भगाना चाहता हूँ ऐसे। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस लेट दिस इज एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है, इसके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो इस ट्रायंगल्स में थोड़ा समझते हैं कि ये x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है और ये डिस्टेंस किसके बराबर है। तो मुझे बताइए, अगर ये u cos θ इंटू टी है और ये थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ये हाइपोटेनस है। तो अगर हाइपोटेनस है तो u cos θ टी इंटू सेक थीटा करेंगे तो हाइपोटेनस आएगा, ये दूरी हो जानी चाहिए u cos θ इंटू टी का सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू cos θ 1, तो ये हो जाएगा ut, ये पूरी दूरी आएगी ut, ये पूरी दूरी मिल गई आपको ut, तो दिस डिस्टेंस इज ut। तो ये डिस्टेंस आपको ut मिल गया, ये डिस्टेंस आपको ut मिल गया, ut का ही कॉस कंपोनेंट है, ये दूरी है। ओके, अगर ये ut मिल गया तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, अगर ये ut है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ut का साइन थीटा बनेगा, दिस इज ut साइन थीटा, तो ये ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कुछ और नहीं हाफ gt स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल को आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो और अगर g नहीं होता तो सीधे ऐसी स्ट्रेट लाइन यहां तक जाता, तो ये दूरी कितनी t टाइम में, इनिशियल स्पीड u इंटू टी, ये दूरी मिल गई, और t टाइम में कितना दूरी नीचे गिरता वर्टिकली, हाफ gt स्क्वायर, तो जितना दूरी यहां गिर गया तो आ गया इसी पाथ पे। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल यहां पे कैसे आया होगा इसको जानना है, तो इसको सीधा आप आगे भगा दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, तो ये दूरी होगा u इंटू टी और ये होगा हाफ gt स्क्वायर, तो गिर के फिर यहां पे आ गया। ठीक है, यही यहां अगर जानना चाहते हैं आगे भगा दीजिए, कट यहां मार दिया, तो ये दूरी होता u इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी टाइम में इतना दूरी गिर के फिर यहाँ पे जीरो हाइट पे आ गया। तो एक्चुअली में इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा। तो अब मैं यहां से आपको एक बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट से, जो आपको याद रखना है कि दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा मेन, कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करो स्पीड u से स्पीड u से और एंगल थीटा से, तो ये पार्टिकल्स यहां तक गया टी टाइम में, तो कितना दूरी नीचे गिरा, यहां तक गिरा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा u इंटू टी, ये होगा u इंटू टी, और ये कितना दूरी नीचे गिरा होगा, हाफ gt स्क्वायर, तो ये यहाँ पे होगा बेसिकली। तो टी टाइम में इसका ये जो पोजीशन है h, इसको आप खूब आराम से निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे कि ये ut उसमें से हाफ gt स्क्वायर घटाना है, ये आपकी हाइट आ जाएगी, तो ये पूरी दूरी क्या होगी, अगर ये ut है और ये थीटा है तो ये बनेगा ut का साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, आ गया डिस्टेंस। अब इस कॉन्सेप्ट को इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ इसमें है जो समझना बाकी है, आपको ऐसे फेंकना है, यहां से ऐसे फेंकना है इसको स्पीड u से एंगल थीटा से, ऐसे फेंकना है आपको, ताकि जब ये ऐसे जाए ना ऐसे, और जब वापिस नीचे गिरे तो अब कुछ बच्चे ना इसको ऐसे बना लेंगे, देखना इसको ऐसे फेंकेंगे बच्चों और फिर यहाँ पे ऐसे गिरा देंगे, सीधे टारगेट को हिट मार देंगे, और फिर ये थीटा निकाल लेंगे, आ गया आंसर। कंप्लीटली रॉन्ग, ये रॉन्ग है। इसका मतलब तो आप ये बताना चाहते हो कि इस प्रोजेक्टाइल ने इसको हिट कर दिया, ये कैसे, हाउ इट इज, कैसे उसको हिट कर सकता है, स्पीड कम होगी तो हो सकता है कि यहीं पे जाए और फिर वो यहां से गिरे ऐसे, लेकिन क्वेश्चन है कि यहां से गिरने के बाद क्या वो यहां पे आएगा, यही मिनिमम दूरी होगी, ये नहीं कहा जा सकता, मिनिमम दूरी यही हो ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब दिमाग का आपका थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये मिनिमम दूरी कैसे समझें कि कौन सी दूरी मिनिमम है, मतलब अगर इस थीटा को इसमें ऐड करने के बाद, अब आप बस समझ गए होंगे, मैं आपसे कहा था ना क्वेश्चन 95% के ऊपर पे है, तो मैंने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया, दिस एंगल इज थीटा, दिस स्पीड इज u, ये ऐसे गया, इसमें आपको एक वेक्टर t टाइम इस दूरी तय करेगा ut, ये दूरी ut होगी, यहां से यहां तक का वेक्टर ut होगा, और उसके बाद ये जो वेक्टर नीचे गिरेगा, ये डिस्टेंस ये होगा हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, और t उन्होंने 1 सेकंड दे रखा है तो यहाँ पे 1 सेकंड रख देंगे तो बन गया u,
बन गया u, इसको u रख लेते हैं, ये भी 1 बन गया, तो ये g/2 तो बन गया 5। इसका मतलब ये है 5 मीटर और ये दूरी u के बराबर है, ये पूरी दूरी u के बराबर है। मतलब आपको इस वेक्टर में इसको ऐड करना है और इससे जो दूरी आए ये दूरी r मिनिमम जाए, r मिनिमम जाए। अच्छा बताइए, इस वेक्टर को इस वेक्टर में जोड़ने जा रहा हूं, इस वेक्टर को इस वेक्टर में मैं इस वेक्टर को जोड़ने जा रहा हूं और जो रिजल्टेंट आए, जो ये रिजल्टेंट आए, ये इस रिजल्टेंट का ये वाला एंड इस वाले से एकदम पास हो, तो फिर ये थीटा कितना होना चाहिए, हमसे ये पूछ रहा है। अच्छा बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है? a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, होल्ड करता है। इसका मतलब मैं ये चाहूं तो कर सकता हूं कि इस वेक्टर में मैं इसको जोड़ूं या इस वेक्टर में मैं इसको जोड़ूं, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अभी क्या बता रहा है, इससे फायदा क्या होगा देखना, ये डायरेक्शन फिक्स है क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर इज ऑलवेज वर्टिकल, ऑलवेज वर्टिकल। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा पे। ये थीटा बदलेंगे, ये डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है, ओके। तो ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जिसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ उसको एडजस्ट किया जाएगा, और जिसको एकदम डायरेक्शन इसका फिक्स है उसको मैंने इसको बी वेक्टर मान लिया, इसको ए वेक्टर, इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया, और इस बी वेक्टर को यहाँ से उठाया और पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उठा के पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ला रहा है, देखिएगा इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे किया है, ये बन गया आपका 5 मीटर के बराबर का वेक्टर बन गया। बी प्लस ए करने जा रहा हूँ। अच्छा, ए प्लस बी करूं और यहाँ पे आ रहा है, तो जब मैं बी प्लस ए करूंगा तो बी यहीं जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर को अपने यहाँ दिखा दिया, और इसको जब यहाँ पे लाएंगे ना ऐसे, तो ये लाइन पैरेलल है, देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब ये जो दूरी होनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए। तो अब इस पूरे पिक्चर में मैंने अपने दिमाग से इस पार्ट को, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से थीटा ही बनना चाहिए, थीटा ही हॉरिजॉन्टल से थीटा ही बनना चाहिए, वही निकालना है। अब मैं इस पार्ट को फिर हटाता हूं, देखिए तो ये तो दूरी 5 मीटर है, और जो दूसरा वेक्टर आपको ऐड करना है वो u मीटर के बराबर है, वो u मीटर के बराबर, जहां u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो आपको इस एंड में जोड़ना है, तो इस एंड में आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हो, आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हो, आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो, कैसे भी भाई। यहां से आप ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकते हो तो ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ने का मतलब आप ऐसे फेंको, मत पहुंचाओ उधर, आपकी मर्जी। तो मतलब आप चाहो तो इस एंड पे इस वेक्टर को किसी भी एंगल में जोड़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब चलिए, इसका मतलब यहां पे अगर मैं एक सर्कल दिखा दूं, एक ऐसे सर्कल बना दूं ऐसे, 1 सेकेंड, यहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया ऐसे, ये है, ये सेंटर है, और इस सर्कल पे आप किसी भी डायरेक्शन में उस वेक्टर को लगा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऐसे लगाऊं उस वेक्टर को, यू वेक्टर को ऐसे लगाऊं, तो इस वाले एंड से दूरी ये आएगी। अगर मैं ऐसे लगाऊं उस वेक्टर को तो दूरी ये आएगी। अच्छा, वो वहां तक क्यों पूछा था, क्योंकि ये सर्कल बड़ा था, आप बड़ा बना के भी देख सकते हो, मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह थोड़ा सा कम है, नहीं तो अगर मैं बड़ा बनाता ऐसे ना, इसे बड़ा बनाता तो फिर आपके वाला मिल जाता, ठीक है। अब अगर किसी ने ऐसे जोड़ा तो मिनिमम दूरी, मतलब इस प्रोजेक्शन की दूरी इस वाले एंड से ये बनती। कोई पूछे कौन सा मिनिमम बनेगा भाई बताओ जरा सा, तो इस पूरे लाइन पे किस कौन सा मिनिमम दूरी इसका मिलेगा, तो इस सर्कल का जो पॉइंट है उसी को इससे मिलाओगे तो मिनिमम दूरी बनेगी।
सर्कल के इससे मिला है मिनिमम दूरी, यही मिनिमम दूरी आएंगी सब, यही आएंगी सब। तो सबसे कम दूरी अगर मैं इसको 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 एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाता है, ऐसे क्या ये वेक्टर को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो इससे कम की दूरी पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप प्रोजेक्शन करते हो तो इस डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हो, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, ये जो एकदम इसके तरफ आए रिजल्टेंट वेक्टर, तो यही मिनिमम दूरी बनेगी। इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन चूज करके देखो, देखो दूरी ज्यादा आ रही है, कोई भी चूज करके देखो, देखो दूरी ज्यादा आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, इसलिए मैं कह रहा था ना, दिस इज द रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आप क्या करते हैं इसमें कि अगर इस सर्कल को बड़ा कर देता, देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और उससे आपको मैं कुछ चीजें और समझाता हूँ। इसका सेंटर ये कर लिया। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, 1 सेकेंड। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपका वो वाला चीज मैं समझा दूं। ये देखिएगा, ये है, ये तो 5 मीटर है और यू आपने तेज प्रोजेक्ट किया, तेज, तो अब रिजल्टेंट ऐसा हो सकता है। तो मिनिमम दूरी ये बनेगी, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, लेकिन जो सबसे कम होगा वो इससे परपेंडिकुलर बनेगा इसके ऊपर, और वो परपेंडिकुलर इसके सेंटर से ही पास करेगा। मतलब ये दूरी तब मिनिमम दूरी होगी। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करो यहां से कोई यहां पे गिरे तो ये मिनिमम दूरी आएगी, उसके अलावा सारी डिस्टेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, तो फिर जैसा कि मैंने इस बात को समझा दिया आपको कि एक्चुअली में इसमें क्या हुआ था, तो इसको मैं डिलीट कर दूं और इस डायग्राम से मैं आपको समझा दूं आंसर्स को। ये इसका सेंटर है, ये दूरी थी आपकी 5 मीटर, और मैंने कहा था कि इसको मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट करना है। तो ये दूरी क्या होनी चाहिए? यू होनी चाहिए, दिस इज यू, और ये दूरी आपकी मिनिमम कहलाएगी, एंड दिस एंगल इज थीटा। और ये यू है, आपने प्रोजेक्ट कैसे किया, तो ये एंगल प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, थीटा है। तो मुझे बताइए, और इससे ये जो दूरी है ये पूरी दूरी डी के बराबर है। अब इस ट्रायंगल पे मैं फोकस हूं, इस ट्रायंगल पे, तो ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बनेगा मैं निकालना चाहता हूँ, थीटा 1। ये कैसे आएगा देखिएगा, इस पूरे ट्रायंगल्स में ये क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है। ये कितनी है? 90 प्लस 5, ये कितना है? 5 इक्वल्स टू 180, तो 180 से 180 कटेगा, और इससे 5 की वैल्यू कितनी आएगी? हमें थीटा 1 चाहिए ना, थीटा 1, ये थीटा 1 ही है यार, प्लस थीटा 1। तो यहाँ से थीटा 1 कितना आएगा? थीटा 1 आएगा आपका, और इसको इधर भेजिए तो थीटा माइनस 5, तो दिस एंगल इज थीटा 1 5। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल में लगाएंगे साइन रूल, साइन रूल। तो इस एंगल, एक काम करते हैं, इस एंगल का साइन क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, इस एंगल के सामने का वाला लेंथ डी, जो कि √2 के बराबर है, इज इक्वल टू ये साइन थीटा 1, साइन एंड थीटा 1 किसके बराबर है? थीटा माइनस 5 के बराबर है, एंड डिवाइड बाई इस एंगल के सामने का लेंथ, ये वाला लेंथ 5 मीटर है, लिख लिया। अब मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं cos थीटा बाई √2 इज इक्वल टू साइन 1/5 साइन थीटा माइनस 5 कितना है? 45 डिग्री है। अब इस पर एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये बनेगा cos थीटा बाई √2 इज इक्वल टू, इस 5 को ना इधर भेज दीजिए, इस 5 को इधर भेजेंगे तो बनेगा 5 cos थीटा, और इस पे एक्सपेंड साइन ए कॉस बी, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन 45 √2, √2 के टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो ये क्या बनेगा? 6 cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इससे से थीटा हमारा कितना आएगा? 10 इनवर्स 6। तो कह रहा है कि अगर प्रोजेक्शन एंगल 10 इनवर्स अल्फा है, 10 इनवर्स अल्फा, देन फाइंड अल्फा,
then what will be alpha? Alpha is 6 and this is your आंसर। तो आपने देखा होगा कि रियल में कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है 95 परसेंटाइल, जो कि परसेंटाइल करो 95%, जो कि उन बच्चों के लिए है जिनकी रैंक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली AR30 के आसपास अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताया अगर आपने दिमाग के अंदर रखा था, ठीक है, और उस तरीके से सोच के आपने सॉल्व करके आंसर प्रॉपरली निकाला है, तो यू आर रियली डिजर्व अंडर 30 अंडर 20 आप डिजर्व करते हो। हाँ, एक और चीज, अगर कोई बच्चा ऐसा करता ना कि सर्कल को बढ़ा के यहाँ पे कर देता, मतलब इतना स्पीड दे ताकि ये सर्कल यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, तो वो स्पीड होगा कि इसको हिट कर देगा, उस स्पीड पे इसको हिट कर देगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो किसी बच्चे ने अगर इसको ना इस तरीके से भी अटेम्प्ट किया होगा तो उसका आंसर सही आएगा, बट दिस इज द, इसको बोला जाएगा ये रॉन्ग मेथड, करेक्ट आंसर ये बोलेंगे वो इस तरीके से। एकदम इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं और इस डायग्राम को कॉपी करना तो मुश्किल लग रहा मुझे। ये कुछ इस तरीके से था ना, ऐसे था, और आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये हिट करना था यहाँ पे, तो कोई ऐसे करता है कि इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया और ऐसे हिट हो गया। ये दूरी किसी ने दिखा देता यूटी जो कि 1 यू के बराबर है, ये हाफ जी इंटू टी स्क्वायर और टी 1 के बराबर कर देता, और इस दूरी को डी मान लिया, ये वाला एंगल पाई दिखा दिया और इस एंगल को थीटा दिखा दिया, और इसको अटेम्प्ट करके सॉल्व, और इसमें लगा दिया क्या अपना साइन रूल, तो भी वो तुरंत आंसर गेन कर सकता है, ठीक है। बट हम इसको बोलेंगे दिस इज रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि उसके अनुसार हीट कर रहा है, मतलब वो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं मिनिमम दूरी वाला, उनमें जो हीट वाला केस है उसको ले लिया आंसर पाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, और इससे भी आपका आंसर मैच करेगा। तो अगर आपने इससे अटेम्प्ट किया है तो दिस इज नॉट अ मेथड, उसका मेथड नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने उन सारे केसेस को हटा दिया, ठीक है। ये तो वो केस है जिसमें मिनिमम दूरी 0 हो जाए, टारगेट हिट कर दे तो आप आंसर निकाल रहे हो। ओके, नाउ तो आज की क्लास का जो 4th क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 4th। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये 80% के लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखिए कह रहा है कि स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग इन स्पेस वेयर ऑल द एक्सटर्नल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, एनी चेंज इन इट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैन बी accomplished by the rocket installed on it at an instant when it's moving with speed v. The crew inside decide take a 90-degree turn with an acceleration constant modulus and then move in the new direction with the same speed v. The rocket installed can provide a maximum acceleration. This one, find the minimum time spent and shape of the path followed during the turns. ओके तो देखिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐसे मान ली v के बराबर, और ये वेलोसिटी v ऐसे दिखा दी। मतलब आपको क्या करना है, वेलोसिटी इधर आपको इधर कर देना है, 90 डिग्री टर्न कर देना है बस। मुझे बताइए अगर ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये इनिशियल का डायरेक्शन है, और ये फाइनल का डायरेक्शन है, ये फाइनल का डायरेक्शन है, तो चेंज का डायरेक्शन किधर हुआ भाई, ये लेंथ कांस्टेंट है ना, तो चेंज का डायरेक्शन ये हुआ दिस वन। मतलब आप ये चाहते हो कि एक वेलोसिटी ऐसे है उसको ऐसे कर दिया जाए, मतलब आपको चेंज किधर देना है, आपको चेंज इस डायरेक्शन में देना है, और जो चेंज होगा वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन से होता है, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन से होता है, तो और आपका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है
मैक्सिमम पावर है वो जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना उधर ही पूरा पूरा दे दो, उधर ही पूरा पूरा दे दो ताकि जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, जल्दी जल्दी चेंज। तो अगर आप अपना एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में देते हो, ऐसे देते हो, ऐसे ये मैक्स, तो ये जो चेंज डेवलप होगा ना, ये जो चेंज डेवलप होगा वो जल्दी 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 डेवलप हो जाएगा क्योंकि अपना पूरा एफर्ट आपने इस डायरेक्शन लगा दिया। तो देखो पहले वेक्टर ये था, तो कुछ समय बाद वेक्टर ये बनेगा, तो फिर इतना चेन डेवलप किया, फिर कुछ समय बाद वेक्टर ये बनेगा तो इतना डेवलप किया, फिर इतना एक्स्ट्रा डेवलप किया, फिर ये डेवलप हुआ, फिर ये डेवलप हुआ, फिर ये डेवलप हुआ। तो जो छोटा छोटा चेंज डेवलप हो रहा है ना, छोटा छोटा चेंज डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे चेंज, वो चेंज जल्दी जल्दी डेवलप हो। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। तो छोटा छोटा चेंज जल्दी जल्दी आएगा कि अगर इस एक्सेलरेशन को आप इस चेंज के डायरेक्शन के किसी एंगल पे रखते ना तो फिर उसका एक कंपोनेंट आता इधर, और जब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता तो टाइम ज्यादा लगता क्योंकि ए बराबर क्या होता है डी भी वेक्टर अपान डी टी। एक तरह से मॉड लगा लो वेलोसिटी का चेंज, इस अपान डी टी लिख दिया, ऐसे लिख लिया। और ये एक का मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं फिलहाल में, तो यहां से डी टी क्या आएगा टाइम, ये आएगा डी भी वेक्टर्स एक तरह से अपान ए, मतलब समझने के लिए बस छोटा इंटरवल का मैं लिख रहा हूं। तो अगर ये ए की वैल्यू ज्यादा आएगी तो टाइम कम लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर इधर आ गया तो कंपोनेंट हमेशा उससे छोटा होता है, तो अगर ये छोटा हो गया तो टाइम बढ़ जाएगा ना। आप क्या चाहते हो कि टाइम ना बढ़े। अगर आप चाहते हो कि टाइम ना बढ़े इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन आप इधर दे रहे हो इसको डेवलप करने के लिए पूरा पूरा इधर दो, पूरा पूरा इधर दो ताकि जल्दी डेवलप हो जाए। फिर इतना डेवलप करना पड़ेगा तो फिर इधर दो, फिर इतना डेवलप करना पड़ेगा फिर इधर दो, फिर इतना डेवलप करो फिर इधर दो, फिर इधर दो, फिर इधर दो। देखो जल्दी जल्दी डेवलप हो गया, देन टाइम बिकम्स लेस या मिनिमम। तो इस केस में टाइम सबसे कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जल्दी क्या करना है, वेलोसिटी को 90 डिग्री घुमा देना है, चेंज कर देना है, तो आपका पूरा पूरा एक्सेलरेशन होना चाहिए, पूरा का पूरा मैक्सिमम एफर्ट वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपने कांस्टेंट कर दिया यार, आपने कहा कि इधर रहेगा सर ये, और ये आपने कांस्टेंट कर दिया। फिलहाल आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दिया। ये है चेंज का डायरेक्शन, तो ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द मिनिमम टाइम स्पेंट एंड शेप ऑफ द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द टर्न। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप लगा सकते हो v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t डेल्टा t। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम क्या आएगा लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर ओके। तो देखिए, तो मैंने इसके इधर भेजा, इसको लिखा a वेक्टर इनटू डेल्टा t। अब इस पे मॉड लगा दिया, यहाँ से टाइम क्या आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपान एक्सेलरेशन वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी यही तो है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी बना इट इज, अब ये u तो ये u√2 बनेगा, समझ ही सकते हैं आप। तो ये चेंज है बेसिकली डेल्टा v वेक्टर, डेल्टा v है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या u√2 और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे 5√2 दिया उन्होंने। अब u की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितने 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 अपान 5 इट इज 20 सेकेंड। तो व्हाट विल बी आंसर, द आंसर विल बी डेल्टा t इज 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ऐसा हुआ। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ क्या होगा पैराबोला, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में दोनों सेम डायरेक्शन तो नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना रहा है द मोशन विल बी पैराबोलिक। तो एक आंसर ही हुआ, और दूसरा हम क्या बोलेंगे पैराबोला।
ये पैराबोला बनेगा एंड दिस इज आवर आंसर। अब इसमें हुआ क्या है थोड़ा ये समझते हैं। इसमें पता क्या होगा शुरू में, इसमें हुआ ये होगा कि ये देखिए वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है। वेलोसिटी इधर है, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो वेलोसिटी घटती है। तो शुरू में क्या होगी, वेलोसिटी घटेगी, देखिए घट भी रही है, फिर घटेगी, फिर सबसे घट के मिनिमम यहाँ पे होगी, फिर बढ़नी शुरू होगी, फिर बढ़नी शुरू होगी, फिर वही स्पीड गेन कर लिया। तो उसने कहा क्या कहा था कि इनिशियल स्पीड मूविंग विथ स्पीड इतना एंड द क्रीव इनसाइड डिसाइड टू टेक 90 टर्न विथ एन एक्सेलरेशन of constant modulus and then move with new direction with the same speed। मतलब इनिशियल स्पीड भी थी, फिर डिसाइड किया 90 टर्न करेंगे और फिर सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया। अक्सर दिमाग में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगा देंगे, सब अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम है पाथ द पैराबोला। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे स्पीड घटते 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 सबसे मिनिमम यहाँ पे होगी, फिर बढ़ते 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 फिर वही स्पीड गेन कर लगी जो पहले था। गॉट इट? ओके। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने वैसा ही कराया, अच्छा वाला जैसा आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, और 2 क्वेश्चन जो था वो भी अच्छा ही क्वेश्चन था, आप वो भी एक्सपेक्ट ही करते हो मुझसे, ठीक है। तो इसके बाद अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक मैनर क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका मैं लेवल लिख दूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लेवल है ये है आपका 30 नहीं 40% मान लीजिए, इसको 40% के लेवल पे मैं रखूंगा, तो आई थिंक आप इसको जरूर करे होंगे, ठीक है। अब मैन आर रनिंग along the road at 15 किलोमीटर behind one another at equal interval of 20 meter। Cyclists are riding in the same direction at 25 km per hour at equal interval of 30 meters। At what speed an observer travel along the road in opposite directions so that whenever he meet a runner, he also meet a cyclist। Neglect the size of cycle। ठीक है, तो ये 40% के लेवल पे है, ठीक है। और आप देखिए क्वेश्चन को, इससे मैंने 2 पाथ बना दिया। मैन आर रनिंग अलोंग द रोड एट 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने एक मैन को बना दिया। एंड अच्छा, मैन ऐसे जा रहा है, साइकिलिस्ट से जा रहा है और फिर पर्सन जा रहा है, कह रहा है पर्सन की स्पीड कितनी हो ताकि जिस वक्त तो साइकिलिस्ट से मिले उस वक्त तो मैन से भी मिले, यही कर रहा है ना। Whenever he meet a runner, he also meet a cyclist। जब मैन रनर से मिले तो साइकिलिस्ट से भी मिले, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना है, तो पहले ही अपने मन में बैठा लिया कि सब एक साथ मिले किसी टाइम पे, उसी को टी और 0 मान लिया, और फिर अगली बार भी मिलेंगे एक साथ, ये सोचने जा रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं। तो एक लाइन में ऐसे दिखा दिया, कहा कि किसी टाइम पे तो ऐसा हुआ होगा जब एक साथ मिले होंगे। तो मैन है, ये आपका रनर है, और अगला कौन सा है, साइक्लिस्ट, ये साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट। अ मैन आर रनिंग अलोंग द रोड 15 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया, बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर। और ऐसे बहुत सारे मैन्स यहाँ पे होंगे, ऐसे बहुत सारे मैन्स होंगे, ऐसे ही बहुत सारे रनर भी होंगे, कितनी दूरी पे तो भगवान जाने। A cyclist are riding in the same direction with 25 किलोमीटर पर आवर, ये 25 किलोमीटर पर आवर पे। An observer travel along the road in opposite direction so that whenever he meet a runner, और ये अपोजिट में से मूव कर रहा भी स्पीड से। व्हाट स्पीड अभी मिला हुआ है, दोबारा जब किसी एक से मिले तो इससे ही मिले, तो कैसे, अब इधर वाले से नहीं मिलेगा ना, जब ये इधर चल रहा है तो इधर वाले से ही मिलेगा, इधर वाले से ही मिलेगा। तो आप ऐसे ही दिखा दीजिए, एक मैन यहाँ पे मैंने दिखा दिया, और एक, अच्छा इनमें मैन और रनर की बीच की दूरी तो दिया नहीं है ना, अच्छा 20 मीटर की दूरी है। अब मेन आर रनिंग इतना इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर, ये दूरी 20 मीटर है,
और ये कितने से आ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से आ रहा होगा। और ये जो 30 मीटर की दूरी पे कौन है, साइक्लिस्ट है। देखो सब मैं उल्टा सा पढ़ लिया क्या, मैन आर रनिंग अलोंग रोड इतना किलोमीटर बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर, ठीक है। साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 30 मीटर। तो इस साइक्लिस्ट को, ये साइक्लिस्ट ये है ना, साइक्लिस्ट यहाँ पे बना लिया, और ये दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर ट्रेवल अलोंग द रोड इन ऑपोजिट सो दैट, इसमें रनर कहाँ से आ गया, अच्छा ये रनर है। कब आते हैं बता रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा है। मैन आर रनिंग अलोंग द रोड 15 किलोमीटर वन अनदर इतना, साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ इतना इक्वल इंटरवल ऑफ 30, ओके। एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर 15 किलोमीटर बिहाइंड एंड वन अदर इक्वल इंटरवल साइक्लिस्ट राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ, अच्छा ये सब गड़बड़ मैंने कर दिया था ये। मैन आर रनिंग अलोंग द रोड 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर एट द इक्वल इंटरवल, ठीक है। साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। साइक्लिस्ट है जो कि इधर जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, इक्वल इंटरवल इतना, एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर यहाँ बना दो, और ट्रेवल अलोंग द रोड इन अपोजिट डायरेक्शन so that whenever he meet runner he also meet the cyclist। देखो ये रनर ये, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ ऐसा होता है। तो ये 25 से इधर जा रहा है, तीनों एक साथ मिले हुए हैं, अब ये 30 पे है। अब आप क्या करो ना, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है तो बहुत कुछ नहीं है, जितने टाइम में ये दोबारा इससे मिलेगा उतने टाइम में इसको इससे मिलना चाहिए, तो फिर एक साथ मिले। अभी तो एक साथ मिले हुए हैं, अभी एक साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं रखा है, पढ़ा गया होगा कि अगर दो ऑब्जर्वर हो, तीन पार्टिकल्स मोशन करें तो किसी भी एक के फ्रेम पे चले जाओ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलो मैं इसके फ्रेम पे चला गया, और जब यहाँ से मैं देखूंगा तो ये भी रिवर्स होकर ऐसी मिलेगी, तो ये 15 प्लस भी हो जाएगी, 15 प्लस भी हो जाएगी। और ये जो भी है, ये इसकी स्पीड 25 ना, 25 ऐसे है, तो इसकी भी जब उल्टा होके ऐसी मिलेगी तो 25 प्लस भी हो जाएगी। अब ये रेस्ट में आ गया, मतलब इस लाइन में ये रेस्ट पे आ गया, तो ये जितने टाइम में यहाँ पूछेगा, क्योंकि ये तो भाग नहीं रहा है, उतने टाइम में इसको भी यहाँ पहुँच जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये 30 मीटर एंड डिवाइड बाई दिस स्पीड, तो आप लिखेंगे 30 मीटर को किलोमीटर में बदलना एंड डिवाइड बाई ये स्पीड कितनी है 25 प्लस भी इज इक्वल टू, जितने टाइम में यहाँ पाया उतने टाइम इसको यहाँ पे आना है, तो ये दूरी कितनी है 20 मीटर, तो किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई ये स्पीड कितनी है 15 प्लस भी। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जीरो भी कैंसिल होगा, तो इसको इधर भेजिए तो 15 तियाँ 45 प्लस 3 भी, और ये इधर भेजिए तो 25 दूनी 50 प्लस 2 भी, तो यहाँ से भी की वैल्यू क्या आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि एक अच्छा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बट लैंग्वेज का मिस्टेक मुझसे हो गया फिलहाल, कोई बात नहीं, होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है कि हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं अगेन 50% के लेवल पे रखूंगा, ठीक है, हालांकि ये किया जा सकता है, बट आप टाइम दीजिएगा और क्वेश्चन करिएगा। तो ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन in a time interval 2 seconds after they start, their velocity भी vary with the time as shown in the following figure. What is the maximum separation between the two particles during the time interval? करा जो पार्टिकल है वो t बराबर 0 पे स्टार्ट करता है, तो वो इस पाथ को ट्रेस करता है ऐसे, उसकी वेलोसिटी इस पाथ के अकॉर्डिंग है, और पार्टिकल b की वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है। What is the maximum separation between the particle during this time interval? पार्टिकल बी और पार्टिकल ए के बीच की जो मैक्सिमम दूरी है इस इंटरवल में कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं। ए बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। गुड, सोचते हैं। अच्छा ये बताइए आप, ए की वेलोसिटी शुरू में ज़्यादा है 2 मीटर पर सेकेंड, लगातार लगी रही है, और बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अटेंड करने में 1 सेकेंड लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल ये है वो 1 सेकेंड तक तो लगातार आगे है, लगातार आगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो कितना दूरी तय कर लिया ये देखते हैं। तो जो पार्टिकल ए ने 1 सेकेंड में दूरी तय किया, जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं दिमाग लगा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत एरिया वगैरह का हेल्प से, बट ठीक है मैं सोच रहा हूँ, सोच रहे तो 1 सेकेंड में इसने कितना दूरी तय किया पार्टिकल ए ने, अरे पार्टिकल बी नीचे है। तो इस ग्राफ के एरिया, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये दूरी 2 मीटर है, ये 1 है, तो 2:1, ये पूरा एरिया 2 मीटर आ गया, दिस इज 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर आ गया। अच्छा 2 सेकेंड में ये वाला एरिया कितना आएगा, तो ये 2 है, ये 1 है, लेकिन है ट्रायंगल, आधा एरिया बनेगा, 2:1 अपॉन हाफ, इट इज 1। तो ये बी ने अभी 1 मीटर की ही दूरी तय किया, यहाँ पहुंचा हुआ है t=1 सेकेंड पे। इसका मतलब जो ए है वो कितना आगे है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा आगे आ गया, एक्स्ट्रा आगे वो 1 मीटर का आ गया, बी 1 मीटर एक्स्ट्रा आगे है 1 सेकेंड पे। लेकिन 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट हो गई, और इसकी वेलोसिटी 0 एब्रप्टली 0 हुई, और 0 के बाद फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 2 हो गई। तो देखिए यहाँ पे अब ये 1 से शुरू करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शुरू कर चलेगा, और यहाँ के बाद ये कितने से चलना शुरू करेगा, 0 से, ये 0 की स्पीड से स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए इसकी वेलोसिटी जब तक इस 1 से कम रहेगी तब तक इसके और इसके बीच की दूरी बढ़ती रहेगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वाला पार्टिकल्स 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेंड करेगा ये वाला, और ये जो टाइम होगा, अगर ये 2 है ये 1 है, तो इट इज 3/2, ये बनेगा 3/2, ये 3/2 बन गया। तो 3/2 सेकेंड के पहले तक बी की वेलोसिटी 1 से कम है, और जब तक 1 से कम है तब तक इसकी वेलोसिटी 1 है, देखिए 1 है, तो ये इसके और इसके बीच की दूरी और बढ़ती रहेगी। उसके बाद जब एक बार 3/2 सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी और इसकी 1 के बराबर है, तो बी वाले जो पीछे है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी आगे वाले से, तो दूरी कम होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम दूरी जो आएगी वो 3/2 सेकेंड पे आएगी। तो t=3/2 सेकेंड पे दोनों की बीच की दूरी मिनिमम होगी, ठीक है। और वो दूरी कितनी होगी, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए ये 3/2 सेकेंड पे इसने कितना दूरी तय किया, मतलब कुल मिला के 3/2 सेकेंड पे दोनों की बीच दूरी मैक्सिमम अटेंड करेगी। तो ये पूरा एरिया ए की दूरी निकली, और ये पूरा एरिया बी ने डिस्प्लेसमेंट लिया सेम पॉइंट से। तो इस पूरे एरिया में से इन दोनों एरिया का सम घटा दो, आ गया एक्स्ट्रा दूरी, या ये 1 मीटर एक्स्ट्रा मिल गया, इस वाले दूरी में से सिर्फ ये दूरी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो जो एक्स्ट्रा आएगा उसमें इस वाले 1 में जोड़ दो, आ गया आपका आंसर। तो यही कर लेते हैं, चलिए। ये वाला एरिया कितना आएगा, ये है 1 और ये है 1/2, तो ये एरिया आएगा 1/2, दिस इज 1/2 माइनस ये कितना है 1 है और ये है 1/2, तो ये आएगा 1/4, ठीक है। ये 1/2, तो 1:1/2 इंटू हाफ 1/4, ये आ गया 1/4। तो ये 1 मीटर और ये 1/4 मीटर और एक्स्ट्रा, तो दोनों मिला लो, तो दूरी कितनी होगी 1 + 1/4, 1/4 इज 0.25, योर आंसर विल बी 1.25, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 1.25, ओके। तो अगर इसमें पूछता कि मिनिमम और जो मैक्सिमम दूरी अटेंड किया है वो दूरी किस टाइम पे अटेंड किया है, द आंसर इज 3/2 सेकेंड, इस सेकेंड पे अटेंड किया, और ये इसकी बीच की मैक्सिमम दूरी होगा, उसके बाद दूरी घटेगी।
ठीक है। और कोई पूछे कि बताइए 2 सेकंड में जब पहुंचा होगा तो बताइए दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो आप ये एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों का सम कर दीजिए और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20 की दूरी मिल जाएगी। ओके, तो आपने देखा कि 50% लेवल पे क्वेश्चन था और एक ठीक क्वेश्चन था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रखना चाहूंगा अगेन 40% के लेवल पे रखना चाहूंगा और ये क्वेश्चन आप जरूर किए होंगे और आपको क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा। कह रहा है कि अ मैन इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन at angle of 37 degree with the constant velocity v naught, drop and raindrop appear to him moving in horizontal direction with velocity 2 v naught toward him। मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि जो रेन ड्रॉप है वो 2 v naught की वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है। If man increases his velocity to 2 v naught, then velocity of rain drop as observed by man is this one, then find n। n बताइए। ओके, तो देखिए तो ठीक है, हमें नहीं पता कि रेन किस पे गिर रही है, लेकिन एक बात बताइए, इस मैन को दिखाई दे और रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी, तो रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वेक्टर बनेगा रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। तो रेन की जो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आएगा वो आएगा रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, ये बनेगा, ठीक। और रेन की वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, लेकिन एक्चुअल में कैसे चेंज हो सकती है? एक्चुअल में जो है वो तो वही रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्सन v नॉट से जा रहा है और उसको लग रहा है कि रेन किससे 2 v नॉट से टुवर्ड हिम, 2 v नॉट से ऐसे आ रही है, रेन 2 v नॉट की वेलोसिटी से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये पर्सन v नॉट से जा रहा है, तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में प्लस करना है, मतलब इस वेक्टर को ऐसे ही उठा के ऐसे ऐड कर देना है, ऐसे ऐड कर देना है। तो ग्राउंड फ्रेम में इस रेन की वेलोसिटी जो नजर आएगी वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट नजर आएगा, तो ये ऐसा नजर आएगा, ये इस तरीके से क्या है 2 v नॉट है और उसमें मैंने v नॉट ऐसे जोड़ दिया। एक्चुअल में ये जो है और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम में रेन की वेलोसिटी है। अब जब पर्सन 2 v नॉट से जाने लगेगा, 2 v नॉट से जाने लगेगा, तब रेन की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? तो ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की। अब ये पर्सन 2 v नॉट जा रहा है, तो उस पर्सन जिसकी वेलोसिटी 2 v नॉट है उसको रेन की वेलोसिटी क्या दिखेगी? यही 2 v नॉट उल्टा करके ऐसे ऐड कर दो। तो जब इस 2 v नॉट को ऐड करेंगे ना इसमें रिवर्स करके, क्योंकि अब आप रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो ऐसे 2 v नॉट को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया, तो ये दोनों ग्राउंड फ्रेम में रेन की वेलोसिटी है और मैन की वेलोसिटी रिवर्स करके जोड़ दिया, तो अब इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो उस मैन को दिखाई देगा। तो दिखाई देगा तो किस स्पीड दिखाई देगा? तो इस 2 v नॉट से v नॉट हटा दो, ये कितना आएगा v नॉट, तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा आपका, ये v नॉट तो आपको ऐसे दिखेगा, कायदे से देखिए तो ऐसे v नॉट ऐसे, क्योंकि 2 v नॉट माइनस v नॉट और ये 2 v नॉट ऐसे दिखाइए ऐसे। बेसिकली इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, और ये एंगल 37 डिग्री है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, उसको दिखेगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल के थोड़ा सा ऊपर दिखेगा 2 v नॉट के पास, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जो बारिश पहले हॉरिजॉन्टल आती नजर आ रही थी वो अब हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी ऊपर होते ऐसे नजर आनी चाहिए, और ये थोड़ा ऑब्वियस भी है, क्योंकि जितना तुम तेज नीचे जाओगे उतना ही वेलोसिटी को ऊपर की ओर फेंकेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल थी वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जो भी रिजल्टेंट बनेगा वो रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 v नॉट का स्क्वायर, तो 4 v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी एंड कॉस ऑफ 37, v नॉट स्क्वायर प्लस 2 v नॉट स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा लगा दिया, तो यहाँ से बन गया कितना v नॉट कॉमन एंड रूट ओवर, यहाँ से आएगा 1 4 5
प्लस 2 दूनी 4 और cos 37 4/5 क्या आएगा 25 एंड 16 25 एंड 16 कितना होता है 5 5 10 सही है। ओके तो ये आंसर आ जाएगा 41। हम इसको लिख सकते हैं V0 √41 अपॉन 5। तो कंपेयर करिए तो n इज व्हाट n इज 41। तो ये इसके आंसर्स हुए। ठीक है तो इसके बाद हम आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसको मैं रखूंगा एक बार फिर 50% के लेवल पे। और ये कह रहा है कि अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अप्रोचिंग a fixed point with the velocity 3 meter per second and after a time interval इतना second and particle passes the position closest to the fixed point with the velocity 5 meter per second. Find the closest distance between the fixed point and the particle. यहां पे कोई फिक्स पॉइंट बना लिया एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस कह रहा है पूछ रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि पार्टिकल जो है वो moving at the speed approaching a fixed point with the velocity 3 meter per second and after a time interval इतना second particle passes the position of closest to the fixed point with velocity 5 meter per second। मतलब 6 सेकेंड के डिफरेंस पे at a particle instant a particle moving with the constant velocity is approaching a fixed point with the velocity 3 meter per second and after time interval 6 seconds the particle passes the position closest to the fixed point with velocity 5 meter per second। find the distance। तो ये कुछ बातें सोचना पड़ेगा बात पे कि अगर ये पॉइंट है ना तो मुझे बताइए क्या पार्टिकल का मोशन ऐसा है क्या इस तरीके से आ रहा है क्या 0 क्लोजेस्ट फिर लौट गया गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसे जाता और क्लोजेस्ट दूरी पे रुक के फिर इधर आता तो क्लोजेस्ट दूरी पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए जबकि उनके अनुसार एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स वो उसकी जो वेलोसिटी इनिशियली है वो इसके तरफ डायरेक्टेड नहीं है। अगर होती तो फिर यहाँ 0 कैसे होती जबकि उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब कि इसका मोशन तो फिर ऐसे हुआ होगा तो इसका मोशन फिर ऐसे हुआ होगा कि फिक्स पॉइंट है और ये किसी सर्टेन दूरी पे था और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद जब ये मिनिमम दूरी पे आ रहा है ठीक है तो यहाँ की वेलोसिटी हो जा रही है जो कि हमेशा कांस्टेंट है वो 5 मीटर पर सेकेंड है लेकिन ये वाला एंगल थीटा है। तो वो कह रहा है कि अ पार्टिकल at instant a particle moving with the constant velocity is approaching a fixed point with the velocity 3 meter per second। मतलब इसका इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है इसके तरफ ये जो फिक्स पॉइंट है इसके तरफ का जो कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 5 का cos थीटा उनके अनुसार 5 cos थीटा 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे cos थीटा कितना आ गया 3/5 तो इससे थीटा कितना आ गया 53 डिग्री एंड आफ्टर टाइम 6 सेकेंड यहां से यहां तक जाने का जो टाइम इंटरवल है दिस टाइम इंटरवल इज 6 सेकेंड। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी तो इट इज 6 × 5 30 मीटर की दूरी होगी। ये दूरी 30 मीटर होनी चाहिए क्योंकि 6 सेकेंड लगा तो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड 30। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड पार्टिकल। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये आपको आर मिन निकालना है आर मिन निकालना है। तो इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कॉस्ट वगैरह साइन थीटा इज इक्वल टू
दिस लेंथ अपॉन दिस, तो ये तो tan थीटा बनेगा। tan थीटा इज इक्वल टू आर मीन डिवाइडेड बाई tan थीटा, आर मीन अपॉन दिस इज 30 एंड tan थीटा, थीटा किसके बराबर है? थीटा बराबर है आपका 53 डिग्री। तो यहां से आएगा आर मीन इज इक्वल टू 30 एंड tan 53 इज 4/3। व्हाट इज आर मीन? इट इज 40 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज का 8वां क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है, इसकी जो लेवलिंग है अगर मैं कर दूं तो ये बनेगा आपका, मान लीजिए ये भी 50% के ही लेवल पे क्वेश्चन है। देखिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ प्लेस ऑन द ग्राउंड दैट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, a bullet is fired aiming at 50-meter high mark on the wall. The location of the bullet is shown by a circular dot at some point of time. Where on the wall will the bullet hit? देखिए ये वॉल है, आई थिंक यही वॉल है। फ्रॉम अ प्लेस ऑन द ग्राउंड दैट इज 20 मीटर फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से 20 मीटर की दूरी पे है। अ बुलेट इज फायर्ड एमिंग एट 50 मीटर हाई मार्क, ये 50 मीटर का मार्क है, इस यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है, इस मार्क की तरफ एक बुलेट को आपने ऐसे वो किया, लगाया। द लोकेशन ऑफ द बुलेट इज शोन बाय द सर्कुलर डॉट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, ये सर्कुलर डॉट है आई थिंक किसी टाइम पे, क्योंकि ये ऐसे गिरेगा तो ऐसे जाएगा ये, तो किसी टाइम पे वो इससे पास करता है। वेयर द वॉल विल द बुलेट हिट, ये बुलेट इस वॉल को कहाँ हिट करेगा, तो इससे निकल के ये ऐसे इसको हिट मार रहा है, तो ये दूरी उनका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि किस कोऑर्डिनेट मार्क करेगा, वाई का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो एक बार देखिएगा तो ये 50 है, ये 25 है, तो 1 2 3 4 5, मतलब एक मार्क 5 के बराबर है, एक मार्क 5 के बराबर है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ का एक मार्क 1 के बराबर है, तो 5 है तो ये 6 होना चाहिए ऐसे। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पॉइंट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 10 है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखिए तो, क्योंकि अगर इससे पास कर रहा है तो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है आई थिंक, फिर यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सेटिस्फैक्शन लगाएंगे। तो ये जो मार्क है इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक बार देख लिया जाए, ये डॉट वही है ना, हाँ डॉट तो वही है। चलिए, तो मुझे बताइए कि इसका मार्क कितना होगा, ये तो 10 है, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, वाई कोऑर्डिनेट ये दूरी कितनी आएगी, तो एक 5 के बराबर, तो ये 20 आना चाहिए ना, 5 10 15 20, ये 10 का 20 आना चाहिए। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 20 है और वाई कोऑर्डिनेट ही तो आपको निकालना है, ये आंसर आ जाएगा। तो आप ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, तो वाई बराबर होगा एक्स टेन थीटा माइनस डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह पे इसको रखिए तो बनेगा 20 इक्वस टू एक्स की जगह पे 10 10 ऑफ थीटा माइनस जी की जगह पे, जी की जगह पे जी ही रहने दें या रख दो 10, तो 2/10 तो 5 बनेगा, और एक्स की जगह पे अगेन 10 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब तक टेन थीटा नहीं मिलेगा तो दोबारा आप वाई निकालने की कोशिश करोगे ना, वाई बराबर एक्स टेन थीटा, एक्स की जगह पे 20, तो 20 टेन थीटा माइनस जी बाई 2 तो 5, और एक्स की जगह पे अगेन 20 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से दो इक्वेशन है, हमारे पास पता कितने अननोन है, यू और थीटा, दो इक्वेशन। अब यू की वैल्यू कितनी दी गई है,
यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी नहीं, अच्छा थीटा पता है, क्योंकि अगर इसको हीट इसके तरफ टारगेट है, टारगेट दिस एंगल इज थीटा, और ये थीटा कितना आएगा, ये थीटा आएगा, ये है 50, ये है 20, व्हाट इज द tan थीटा, द tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज 50 and divide by, and this one is 20, so 5/2, so tan theta is 5/2। अब कोई पूछे यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, तो यहाँ समझाएं तो cos थीटा निकाल सकते हैं 5/2, तो 25 एंड 4 29, ये √29 बनेगा, 25 5/2, 25 4 29, अब यहाँ पर रखो वैल्यू तो बनेगा 20, 10 tan थीटा कितना आएगा 5/2 -5 इंटू 100 डिवाइड बाई यू का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस का थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/29, तो यहाँ से आपका क्या आएगा यू का स्क्वायर आएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कितना आ रहा। ओके तो देखिए, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ से 0 0 0 से कट कर दिया और ये इधर भेजा, तो 2 दूनी 4 में से 5 गया, -1/2, ये 1/2 बचेगा और माइनस इस माइनस को कट कर देगा। अब ये 5 ये 50 हो जाएगा इंटू 29 डिवाइड बाई 4 यू का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 और ये 25 बन जाएगा, तो इससे आपका यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 25/29। अब इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रखेंगे इस y को पता करने के लिए, ये y कितना है, तो आपका y आएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा, तो x 20 था इंटू tan थीटा, tan थीटा अभी भी 5/2 है, तो आप यहाँ पे 5/2 रख दीजिए, माइनस जी, ये तो यही है 5 20 का स्क्वायर, 5 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई यू का स्क्वायर ये है 25 इंटू 29 एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा कॉस थीटा 4/29, जैसे सॉल्व करेंगे इस y की वैल्यू आती है 30, तो y इज 30, दैट्स आंसर इज 30, तो वॉल पे इस 30 मीटर की दूरी पे मार्क करेगा, मतलब कायदे से ना ये ऐसा स्पीड है कि बहुत धीरे धीरे ये ऐसे घूमते हुए ये लाइन है ना, इसको ऐसे घूमते हुए ऐसे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा बेसिकली, तो इट्स आंसर इज 30। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे अटेम्प्ट किया। ओके इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो एक काम करते हैं हम लोग, आज मैं आपके सामने आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कल के क्लास के लिए, लेकिन मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। देखिए तो मैं इसके अलावा जो कि 6 क्वेश्चन और है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अलग से करना है, ठीक है उसको, और उसका आंसर की भी आपको मिला होगा और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस 6 क्वेश्चन का भी प्लस जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका मैं लेवल मैं कर देना चाहता हूँ। ये है आपका 60% के लेवल पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, और ये जो आपका है अगेन 50% के लेवल पे क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। जस्ट रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हर जगह क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको दोबारा करना होगा, और इसका जो लेवल है क्योंकि हर जगह पढ़ा जाता है इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कम नहीं करता, ये 45% के लेवल पे है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो लेवल है ये भी 40% के लेवल पे है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें देखो 2 पार्ट है, ये 14 + 15, इसमें आपको 15, ये 2 पार्ट है ए एंड बी, और इसको दोनों को मिला के मैं लेबलिंग अगर करूँ तो ये आपका 50% के लेवल पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, बाकी होमवर्क के नाम पे ये है जो कि आपको दोबारा कर लेना है,
मतलब कुल मिला के जो पहला पीडीएफ था ना, उसमें आपको पूरा का पूरा 15 तक के क्वेश्चन सारे के सारे तो करने हैं टेस्ट की तरह से। अपना स्कोर आपने इवैल्यूएट कर लिया होगा, उसके बाद आपने आंसर की मिला के सोल्यूशन भी देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो ये क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिवली ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कल से जब मैं क्लास आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें भी जो 15 क्वेश्चन का सेट दूंगा वो बाद के 15 क्वेश्चन होंगे, और इनके जो सोल्यूशंस हैं वो मैं आपको उस वीडियो में अलग से बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।